Hey guys, what's up? How are you all doing? I hope you all are all right. And today we are going to start with the new chapter. ठीक है. So last chapter में यानी कि chapter number 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो R.H. Whittaker थे in the year 1969 उन्होंने क्या किया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया. ठीक है. और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड थे, दैट इज़ कौन कौन से ग्रुप्स थे, नॉट ऑर्गेनिजम्स. सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया एक्सेप्ट वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, ये इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस करा था. ठीक है. डिस्कशन वॉज देयर. ओके. सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों के बारे में, इन तीनों किंगडम्स के बारे में हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द प्लांट किंगडम. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके. सो हमारे चैप्टर ने क्या कहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर इन द ईयर 1969. ठीक है. ये तो मैंने आपको बता दिया कि विटेकर जी ने इन द ईयर 1969 एक हमें बहुत ही अच्छा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है. जिसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट किंगडम्स की क्लासिफिकेशन थी वो थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. ठीक है. सो गाइस, आज हम जो ये लेक्चर रहेगा ना हमारा प्लांट किंगडम का, ठीक है, ये इतना अमेजिंग होने वाला है कि हम सभी को, ठीक है, आप सभी को जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को जो है लेक्चर के दौरान ही जितना हम पढ़ेंगे वो पूरा याद हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में तो लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया अच्छे से. एनिमेलिया किंगडम यानी कि किंगडम एनिमल किंगडम के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. एंड अबाउट द प्लांट किंगडम, ठीक है, वो हम आज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके. नाउ ये जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर हमें लाइन दे रखी है ना, दैट वी मस्ट स्ट्रेस हियर that our understanding of the plant kingdom has changed over time. This is very important. In fact मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जो है ये लाइन यानी कि लास्ट चैप्टर में भी ये जो लाइन है ये समझाने की कोशिश करी थी. देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास जो बिल्कुल सबसे पहले जो अटैम्प्ट हुआ था ना क्लासिफिकेशन का, ठीक है, सबसे पहले इन द सेंस कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स वगैरह थे उन सिस्टम्स में क्या होता था, कोई भी इतना अच्छे से करेक्टर्स कुछ भी ध्यान इतना नहीं दिया जाता था. ठीक है. सो बेसिकली क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के नाम पे 2 किंगडम्स दे दिए थे. एक था प्लांट किंगडम, ठीक है, एक था प्लांट किंगडम एंड दूसरा था एनिमल किंगडम. क्लियर. एक था प्लांट किंगडम एंड दूसरा था क्या, एनिमल किंगडम. ठीक है. सो प्लांट किंगडम में वो सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर लिया जहाँ पर, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑफ कोर्स सेल तो हो गई. ठीक है. और सेल के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं. तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है, सॉरी गाइस, दिस इज ओनली सेल. ठीक है, ये सेल है. और अब देखिए जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है, ठीक है, सेल के बाद एक आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि सेल वॉल है. ठीक है. अब यहाँ मैंने बनाई है ये वॉल, सेल की वॉल. ठीक है. जिनके पास ये सेल वॉल है वो आ जाएंगे किंगडम प्लांटे में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में. ठीक है. दिस वाज अ बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि हमारे अर्लीस्ट अटैम्प्ट्स थे जो बेसिकली थोड़ा सा नेचुरल टाइप आया था जिनमें क्लासिफिकेशन का. सो उन्होंने इस टाइप की यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी थी. क्लियर. सो अब हमारे पास जो एनिमल किंगडम है वहाँ कैसी क्लासिफिकेशन नहीं थी. वहाँ सिंपली ये था कि जो हमारे पास जो पर्टिकुलर सेल है, अब सिंपली आप मुझे बता दो ये कि एनिमल्स में क्या सेल वॉल होती है? सेल वॉल एनिमल्स में होती है? नहीं होती. सो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं है वो आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया के अंडर. क्लियर. तो मतलब क्या है कहने का कि प्लांट किंगडम में
प्लांट किंगडम में पहले तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, बहुत सारे। अब मैंने आपको बताया मोनेरेंस के पास भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में इनफैक्ट हमने डिस्कस करा था पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, इन सब की बनी हुई। कुछ प्रोटिस्टेंट्स के पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है, और फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है। फंजाई के पास काइटिनस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कहने का, आई वॉन्ट टू से कि पहले तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को अंडर प्लांट किंगडम इंक्लूड करा जाता था, ये सभी ऑर्गेनिजम्स अंडर प्लांट किंगडम थे, अंडर किंगडम प्लांट थे। लेकिन अब जो चेंज करा है वो है इनके एग्जाम्पल्स का, मतलब कि प्लांट किंगडम का ये चेंज नहीं करा कि प्लांट किंगडम ही नाम ही बदल दिया, ठीक है। जो किंगडम प्लांट है यहाँ लिखा हुआ है, इस नाम को यहाँ पर हमने चेंज नहीं करा। जो चीज़ चेंज हुई थी वो थी कि इनके एग्जाम्पल्स चेंज हो गए। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या कह रखा है, that our understanding of the plant kingdom has changed over time। अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, हमें सिर्फ इतना ही, ये हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं रहा कि सेल वॉल जिनके पास है, ठीक है, कि जिनके पास सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ वही प्लांट किंगडम के अंडर आएंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन द सेंस कि जिसके पास सेल वॉल है हर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम के अंडर नहीं आएगा। दिस इज द फैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या किया, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में फंजाई को कुछ मेंबर्स ऑफ मोनेरास एंड प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल थी वो प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे, लेकिन अब प्लांटे में से उनको रिमूव कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। क्लियर, इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। सो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं अब आपको बता देती हूँ, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया आज हमको पता है कि वो मोनेरेंस का पार्ट है। यू बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था, राइट, यू बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर। लेकिन पहले उनको, जैसे हमें पता है ना, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन एक्चुअल में वो एल्गी नहीं है, दे आर नॉट एल्गी, इस बात का ध्यान रखना है, दे आर एक्चुअली नॉट एल्गी। क्लियर हुआ। सो अब देखिए, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये इतना क्लियर हो गया कि साइनोबैक्टीरिया एल्गी नहीं है। सो आज के हमारे क्लास में प्लांट किंगडम में बेसिकली जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है, एल्गी। नेक्स्ट ब्रायोफाइट, ये एक तरह से पूरा इवोल्यूशनरी ऑर्डर है। एल्गी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, या थैलॉइड स्ट्रक्चर है इनका, थैलस होती है इनके पास, थैलॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये सिंपलेस्ट है। उनके पास जो ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स में थोड़े से लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। देन आए हमारे पास टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के बाद हम जिक्र करेंगे जिम्नोस्पर्म्स का, एंड लास्ट वन आर दी एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, लास्ट भी लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हुआ सभी को। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास प्लांट किंगडम की, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under kingdom Plantae। So अब देखो, अब जो हमने क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स करी थी, ठीक है, विद इन एंजियोस्पर्म जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी, वो समझने के लिए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के मतलब यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स to understand some of the concerns that influence the classification system, ठीक है। सो अब देखते हैं अर्लीस्ट अटैम्प्ट, ठीक है, बिल्कुल पुराने ज़माने से ही चलेंगे। जो अर्लीस्ट अटैम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी बताया था
सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी का ही यूज़ करा जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं उसकी, जैसे कि अगर कोई लेट्स सपोज हम ह्यूमंस, ठीक है, लेट्स सपोज किसी का रंग थोड़ा सा डल है, तो हम उसके कलर के ऊपर, ठीक है, हम उसके स्किन कलर के ऊपर, उसके अंदर कितनी मेलाटोनिन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरीके से पहले क्या किया गया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के, ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म की उस प्लांट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट की हैबिट कैसी है, लीव्स का, स्टेम का कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, बेसिकली शेप कैसी है लीव की, तो हम उस चीज़ के ऊपर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। दीज आर बेसिकली द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट लिंक किया है। क्लियर हुआ क्यों नहीं वो वाला सिस्टम यूजफुल है आज के टाइम पे, ठीक है। बल्कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं, साथ में उन्होंने जैसे एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी साथ साथ उन्होंने क्लासिफाई करा। एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टम गिवन बाय लिन्नेयस। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, लिन्नेयस जी की, ठीक है। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम जो है, अब देखिए कोई ह्यूमन बीइंग है जो कि एक का तो डल कलर है, ठीक है, और एक का मतलब सुंदर सा एक गोरा चट्टा एक आदमी है, और एक है थोड़ा से डल कलर का। लेकिन वहाँ पर जो डल कलर वाला जो इंसान है वो जो है थोड़ा सा अच्छा है, मतलब वो काइंड है, ठीक है, वो पंक्चुअल भी है। यहीं पर अगर मैं दूसरे इंसान की बात करूँ तो फिर वो इतना अच्छा नहीं है, वो मतलब काइंड भी नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। तो हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हमारे टीचर्स जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके स्टडीज़ को देख के क्लासीफाई करती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखकर बिल्कुल भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, और अगर कोई कर रहा है तो हम उसको कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम। ये सिस्टम बिल्कुल जैसे आर्टिफिशियल कहते हैं ना, आर्टिफिशियल ईयरिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो ये सिस्टम बिल्कुल आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसने कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान दिया गया था, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के डिपेंडेंट होकर मतलब क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ मार्क करेंगे सभी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है इक्वल वेटेज दी गई थी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बता दिया मैंने आपको क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली बहुत ही आसानी से इन्वायरमेंट के साथ अफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। सो अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। उस नेचुरल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कुछ नेचुरल एफिनिटीज़ ही, मतलब कि नेचुरल सिस्टम ने नेचुरल एफिनिटीज़ को भी लिया, ठीक है, कंसिडरेशन में। सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं बल्कि उनके इंटरनल फीचर्स को, लाइक द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल सिस्टम, लेट्स एक रेड कलर, ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल सिस्टम ने, नेचुरल जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसने किस किस चीज़ को कंसिडरेशन में लिया था। तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में करना। क्या क्या लिया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटमी को, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। Such a classification for flowering plants was given by very important name, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। बेसिकली हम क्या याद रखेंगे, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, क्या याद रखना हमें, बेंथम एंड हुकर। क्लियर, बेंथम एंड हुकर, तो हमें याद रखना है बेंथम एंड हुकर के बारे में, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, बेंथम एंड हुकर ने
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर दिया। क्लियर? लेकिन अभी देखो मैंने आपको दो सिस्टम्स के बारे में बता दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, ठीक है। और बेसिकली आज के टाइम पे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं कि ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमने लिए हैं ये जिस टैक्सा से बिलोंग करते हैं, टैक्सा टर्म हमें फर्स्ट चैप्टर से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये जिस टैक्सा से बिलोंग करते हैं कि उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं, क्लियर, उनकी कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक के मैं आपको पॉइंट्स मार्क करा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में मार्क करना है। साइनोबैक्टीरिया जो कि अभी जो है एल्गी के अंदर कंसिडर नहीं करे जाते, साइनोबैक्टीरिया नॉट कंसिडर्ड अंडर द एल्गी, ठीक है। क्लियर? ये पॉइंट पहला नोट करना है। फिर आपको नोट करना है आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या किया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दी गई थी वेजिटेटिव as well as sexual characteristics को। This is not acceptable because we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. ये आपको मार्क करना है। प्लस क्या मार्क करना है, किसने दिया था, लिन ने, यस जी ने दिया था। एंड द सिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। कर लिए इतना मार्क। अब हमें क्या करना है, नेचुरल सिस्टम किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, ये पॉइंट मार्क करना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। और ये वाला सिस्टम हमें किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन होकर। सिर्फ इनको मार्क करोगे, ठीक है, प्लस इनको मार्क करोगे। क्लियर? अब देखो, अब हमें देखना है फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री और नॉट, इस चीज़ को यहाँ ध्यान दिया जाता है। ये बेसिकली सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बीच, रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ ये वाले पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्लियर? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि देखो अब मैंने बात करी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मालूम है किसी भी एम्फीबियन की बात करूँ, रेप्टाइल की बात करूँ, कुछ भी। अब मुझे देखना है कि एंसेस्ट्री कैसी है इनकी, एंसेस्टर्स मुझे चेक करने हैं, एंसेस्टर्स कौन है इनके, ठीक है। तो एंसेस्टर्स मैं कैसे चेक करूँगी, बिग क्वेश्चन। एंसेस्टर्स मैं कैसे चेक कर पाऊँगी, जब तक अगर मेरे पास फॉसिल्स नहीं रहेंगे। फॉसिल से हम क्या करते हैं, एंसेस्टर्स का मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये इस स्पीशीज के होंगे और इस तरीके से इनके एंसेस्टर्स के अंदर ये ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास फॉसिल ही नहीं रहे, फॉसिल एविडेंस नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ जाएगी इस सिस्टम में। क्लियर? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यहाँ पर आया फिर कंसिडरेशन में। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो यहाँ मार्क क्या करेंगे, दैट इट हैव टू, अब यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को मार्क करेंगे इफ़ देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। क्लियर? इतना मार्क कर लिया। अब देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में से क्या मार्क करना है, इट इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को हाईलाइट कर लो, ठीक है। और इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको ना एक सेशन लूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि एक बुक को, एक चैप्टर को आखिर हाईलाइट कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स के थ्रू करी जाती है, तो हमें पूरा ये ऐसे मार्क नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को मार्क करेंगे, कंप्यूटर्स को मार्क करेंगे। क्लियर? ये मैं आपको बता दूंगी एक सेशन में, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड देन डाटा इज प्रोसेस्ड, यानी कि हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और एक टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडरेशन में ला सकते हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ हमें क्या मार्क करना है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कंप्यूटर्स, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड,
ठीक है। एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करना है, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बेसिकली बात की जाती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये हो गया साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो इज रेफरिंग टू व्हाट? सेल। ठीक है, क्लियर हुआ? कीमोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो कुछ रटने वाली चीज़ ही नहीं है ये तो। कीमो यानी कि केमिकल्स, बस, कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। केमिकल्स की टेक्सोनॉमी अब यहाँ क्या करेंगे? यूजेस द केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट to resolve confusions are also used by taxonomists these days। ठीक है, तो हमें यहाँ मार्क क्या करना है? chemical constituents of the plants are used। सिंपल, इतना ही मार्क करना है। तो इतना आई होप सभी को क्लियर हो गया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अलग अलग जो हमारे पास सिस्टम्स एंड क्लासिफिकेशन के वो बताया मैंने आपको। आर्टिफिशियल सिस्टम लिन्नेयस जी ने दिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम लिन्नेयस जी ने दिया था। नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर जी ने दिया था। ठीक है, फिर हम चले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, देन अबाउट द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड देन साइटोटेक्सोनॉमी, फिर हमने बात करी कीमोटेक्सोनॉमी की। क्लियर? नाउ लेट्स टेक अ क्विक वाटर ब्रेक, जब तक आप इतने एल्गी का ये वाला पोर्शन रीड करेंगे। नाउ दी एल्गे। एल्गे क्या है? एल्गे वो फर्स्ट मैंने जो आपको पूरा प्लांट किंगडम में बताए थे ना, डिफरेंट डिविजन जो मैंने आपको करके दिखाए थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी क्या है बेसिकली? अब देखो मैंने यहाँ ग्रीन कलर का पेन ले रखा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या याद रहेगा? क्लोरोफिल बियरिंग। हमें किससे हाईलाइट करना है? ग्रीन हाईलाइटर से। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग। बेसिकली हर एक जो हमारे पास पूरा प्लांट किंगडम है ना, हर एक के पास क्लोरोफिल ज़रूर होगा। ठीक है, क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल ए, सी, डी, कुछ भी हो, क्लोरोफिल ज़रूर होता है। ठीक है, कहीं एक्सेप्शन हो सकती हैं, ऑफ कोर्स होती भी हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे दैट दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, सिंपल है बिल्कुल भी। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल है ये, सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या होता है? नो डिफरेंशिएटेड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। नो डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। क्लियर हुआ? कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे पॉइंट्स पे आप देखते होंगे, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ बना दिया एक सुंदर सा लेक सा बना दिया, लेट्स सपोज ये मेरे पास। ठीक है, और जैसे हम कई बार क्या देखते हैं कि बारिश के टाइम पे अगर कई बार यहाँ ऐसे कहीं पर इकट्ठा हो जाता है पानी, तो वहाँ ग्रीन ग्रीन कलर की सब्सटेंस इस तरीके से इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की, बिल्कुल उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ टर्म्ड एज, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं काई। ठीक है, ग्रीन से कलर की, कई बार मतलब जहाँ पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा भी है, तो वहाँ क्या हो जाती है? एल्गी आ जाती हैं। दे आर बेसिकली ग्रीन है, तो क्लोरोफिल बियरिंग। सिंपल होती है बिल्कुल भी, इनके पास कोई रूट, स्टेम, लीव्स तो हमें दिखती नहीं, ऐसे ही ज़मीन पर मतलब हमारे वाटर में रहती हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक भी होंगी, लार्जली एक्वेटिक है। अब देखिए मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये एक्वेटिक क्यों है। एक्वेटिक एल्गी इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है एल्गी जो है बिल्कुल भी इतना डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, एल्गी क्या है? डिफरेंशिएटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर उनके पास कोई रूट, स्टेम, लीव्स, कुछ इतना सब कुछ नहीं होता। और अगर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती तो कैसे हमारा जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है हमारे पास और जो हमारे पास जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तो होते ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो मैराइन होती, एक्वेटिक होती हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों फॉर्म्स में मिलती हैं। ठीक है, नाउ दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। क्लियर?
जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, वुड हो गया, मॉइस्ट स्टोन, ठीक है, मॉइस्ट टर्म याद रखना, मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है। प्लस यहाँ कुछ एल्गी एसोसिएशंस भी बनाती हैं, जैसे कि फंजाई के साथ एल्गी ने एसोसिएशन बनाई, तो मैंने यहाँ बताया था आपको, फंजाई में भी बताया था, लाइकन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। एनिमल्स के साथ बनाए जैसे कि स्लॉथ बियर, क्लियर हुआ। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम हाईलाइट क्या करेंगे, चलिए हाईलाइट करते हैं। ओके, दे आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्लोरोफिल बियरिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ मॉइस्टोन्स में, सॉइल्स में, वुड में भी मिल सकती है। एसोसिएशन में याद रखेंगे फंजाई, लाइकन, एंड दूसरा याद रखेंगे एनिमल्स के साथ जो एसोसिएशन होती है, दैट इज स्लॉथ बियर, क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्म में, साइज में बहुत ज़्यादा मतलब रेंजेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, देख लीजिए। यहाँ पर कॉलोनी में भी रह सकते हैं, जैसे कि वॉलवर्क्स हो गया, इस तरीके की कॉलोनी टाइप से ऐसे 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 बना के रखते हैं, जैसे कि वॉलवर्क्स है हमारे पास, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म भी है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, तो याद रखना है वॉलवर्क्स है कॉलोनियल, फिलामेंटस फॉर्म है हमारे पास यूलोथ्रिक्स, एंड स्पाइरोगायरा ऑल्सो। अब जैसे कि कैल्स की मैं बात बताऊंगी आपको, इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी, क्लियर। सो जो कैल्स हैं ये मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं। अब जो यहाँ एल्गी है, एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तीनों ही मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जहाँ हर एक फ्रेगमेंट डेवलप हो जाती है थैलस में, यानी कि यहाँ पर अगर मेरे पास फ्रेगमेंट है ना, और अगर ये यहाँ से फ्रेगमेंट टूट गई तो ये फ्रेगमेंट पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। फ्रेगमेंटेशन अभी मैंने आपको समझा दिया, बार बार ये टर्म आएगी, ठीक है, तो याद रखनी है ये टर्म। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी एक फ्रेगमेंट अगर टूट जाता है और वापस से वो जब सॉइल में गिर जाता है तो वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर। नाउ asexual reproduction is by the production of different types of spores। अब ये याद रखेंगे कि asexual reproduction हमेशा स्पोर्स की प्रोडक्शन से ही होगी मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, जू स्पोर्स, मैंने आपको याद कराया था। जू में क्या होते हैं, एनिमल्स हमेशा क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर स्पॉन्जेस के केस में, लेकिन फिर भी हमें बेसिकली क्या बताया, जू में होता है एनिमल्स, और एनिमल्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इससे ट्रिक से मैंने याद रख रखा है। और मोटाइल होते हैं तो सिंपल कोई भी स्पोर मोटाइल नहीं हो सकता, अगर वहाँ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला होगी तो ही वो मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर ये स्पोर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन के बाद नए प्लांट की जो है ग्रोथ कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहीं पर मैं बात करूं तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आते ही याद रखना, यहाँ क्या होगी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कौन से गैमीट्स, एक होंगे मेल गैमीट्स, दूसरे होंगे फीमेल गैमीट्स, उन्हीं के फ्यूजन से, ठीक है, बनेगा एक ऑर्गेनिजम्स। एंड ये जो गैमीट्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ कमिंग हियर। अब ये गैमीट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास दो गैमीट्स हैं, फ्लैजिलेटेड भी हैं, सिमिलर इन साइज भी हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने किसका दिया, यूलोथ्रिक्स का, ठीक है, जहाँ फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं, दे आर सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। जहाँ सिमिलर साइज तो है लेकिन दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, जहाँ फ्लैजिला नहीं है तो फिर वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल। यहाँ किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पाइरोगायरा का, ठीक है। अब यहाँ बात देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या कहा कि ये गैमीट्स क्या है, सिमिलर है, ये भी गैमीट्स क्या है, सिमिलर है।
सिमिलर है मतलब यहाँ साइज और शेप देख पा रहे हो आप, साइज देख पा रहे हो, दोनों का लगभग सेम है, ठीक है। तो ऐसे गैमीट्स को मैं कहूँगी आइसो। आइसो क्या होता है? आइसो मीन्स सिमिलर, आइसो का मतलब ही सिमिलर होता है, ठीक है। आइसो मीन्स सिमिलर एंड गैमिस मीन्स गैमीट। तो आइसोगैमिस कंडीशन का मतलब है जहाँ गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, ठीक है। और अगर उसी केस में एक गैमीट लेट्स सपोज बड़ा है, दोनों के पास फ्लैजेला है, ठीक है, और एक गैमीट छोटा है, जैसे ये छोटा और ये बड़ा बना दिया मैंने, और दोनों के पास फ्लैजेला है, तो ये कंडीशन हो जाएगी अनाइसोगैमिस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैजेला नहीं है तो भी अनाइसोगैमिस ही कहेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज सिमिलैरिटी है, फ्लैजेला फ्लैजेला का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनाइसोगैमिस यानी कि जहां एन मीन्स जहां नहीं है वो चीज, जो प्रेजेंट नहीं है, आइसोगैमिस मीन्स सिमिलर इन साइज, और एन मीन्स जो कि नहीं है, यानी कि जहां सिमिलर साइज नहीं है मतलब कि डिसिमिलर साइज है, ठीक है। और वहीं पर मैं अगर ऊगैमिस कंडीशन की बात करूं तो ऊगैमिस कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल गैमीट होगा, जो फीमेल गैमीट होगा दैट विल बी लार्जर इन साइज, एंड लार्जर तो होगा ही, प्लस नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। फ्लैजिला नहीं है तो सिंपली समझ जाओ कि नॉन मोटाइल है, ठीक है, और फ्लैजिला है मतलब मोटाइल है, ठीक है। सो मैंने कहा कि जू स्पोर्स का नाम लिया मैंने, मतलब कि जू से याद आ गया एनिमल्स यानी कि मोटाइल, तो डायरेक्ट माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि फ्लैजिला भी होगा। फ्लैजिला ही वो स्ट्रक्चर है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, याद रहेगा सभी को, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं मेल गैमेट की बात करूँ तो ऐसा हम ना यहाँ पर ऐसा हम जो है ह्यूमंस के केस में भी देख सकते हैं, ऊगैमिस कंडीशन यहाँ पर होती है। मेल गैमेट क्या होगा, स्मॉलर इन साइज एंड फ्लैजिलेटेड, ठीक है, स्मॉलर इन साइज एंड फ्लैजिलेटेड, एंड फीमेल गैमेट क्या होगा, लार्जर इन साइज एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फीमेल गैमेट स्मॉलर एंड नॉन मोटाइल यानी कि स्टैटिक है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मेल गैमेट है दैट इज लार्जर एंड मोटाइल, ठीक है। इस कंडीशन को कहेंगे ऊगैमिस कंडीशन। लाइक योर वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में यही कंडीशन होती है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। नाइसोगैमिस में क्या एग्जाम्पल है, यूडोर्निया, ठीक है। तो यहीं पर हमें पूरा ये पैराग्राफ जो है याद होना चाहिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स की डेवलपमेंट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमिस, एंड आइसोगैमिस ऊगैमिस, ठीक है। आइसोगैमिस में देखेंगे एग्जाम्पल जहाँ पर मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है, मोटाइल है प्लस सिमिलर इन साइज है यानी कि यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है और मतलब कि नॉन मोटाइल है, एंड सिमिलर ऑल्सो यानी कि आइसोगैमिस की ही बात करें, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो कि डिसिमिलर है यानी कि एनाइसोगैमिस, यूडोर्निया, ठीक है। और यहीं पर मैं ऊगैमिस की बात करूँ तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्लियर सभी को, एल्गी तक क्लियर, सब कुछ क्लियर इतना। अब हम एल्गी की क्लासेस देखेंगे, ठीक है। सो ये देख लेते हैं हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा कि वॉल्वॉक्स कैसे रहता है कॉलोनाइज्ड फॉर्म में, तो ये क्या है वॉल्वॉक्स। मैंने आपको बताया था स्पाइरोगायरा रहता है फिलामेंटस फॉर्म में, तो ये क्या है हमारे पास स्पाइरोगायरा, क्या है ये स्ट्रक्चर स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। स्पाइरोगायरा भी जो है, स्पाइरोगायरा की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइरोगायरा भी होता फिलामेंटस ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्पाइरोगायरा होता फिलामेंटस ही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखा रखा है दिस इज ऑफ यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स का है लेकिन स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस है, यानी कि फिलामेंटस का एग्जाम्पल यहाँ जो दिखा रखा है दैट इज यूलोथ्रिक्स। ये कॉलोनाइज फॉर्म में वॉल्वॉक्स, क्लियर रहेगा सभी को, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस गाइज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए
At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae. और कौन से प्रोसेस से? by photosynthesis. At least half यानी कि टोटल 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है ना हमारी धरती पे, वो क्या करवाती, कौन सा ऑर्गेनिज्म कराता है? दैट इज ओनली एल्गी. एल्गी, ठीक है. प्लांट्स के साथ यहाँ पर कंपैरिजन बिल्कुल चल रहा है, प्लांट्स के साथ पूरी की पूरी प्लांट्स की बराबरी में चल रही है एक तरह से. एल्गी 50% करा देती है, ठीक है. और फोटोसिंथेटिक होने के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे पास हमारे जिस इन्वायरमेंट में ये रहती है ना, तो ये क्या कर देती है, वहाँ पर लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वहाँ का इंक्रीज कर देती है, ठीक है. दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऑल्सो. एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल. फूड साइकिल की बात हो रही है एक्वाटिक एनिमल्स की, ठीक है. एक्वाटिक एनिमल्स की, ठीक है. अब देखो यहाँ पर, ठीक है. तो एक्वाटिक एनिमल्स की फूड साइकिल प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? हमारी एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स. और वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, यानी कि एज अ फूड ये एल्गी हमारे पास काम करती है और फूड साइकिल में हिस्सा लेती है ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. क्लियर इतना? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया हमने, हाफ ऑफ द हमारी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. सेकेंड हमें क्या लिखना है कि ये बीइंग फोटोसिंथेटिक क्या करती है? इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स. यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है? मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये क्या है? रेड एल्गी. ये क्या है? ब्राउन एल्गी. और अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी एंड दे आर यूज्ड एज अ फूड. कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो है इतना ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोराइड्स का, यानी कि जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो वाटर को होल्ड कर सकती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है एल्गिन और केराजिन. केराजिन क्या है? रेड एल्गी. एल्गिन क्या है? ब्राउन एल्गी, ठीक है. विच आर यूज्ड कमर्शियली. इतना ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर है. दे आर हाइड्रोकोलॉइड्स. क्लियर? क्लियर सभी को, ठीक है. कमर्शियल प्रोडक्ट्स, अब देखिए अगार 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 जैसे जेलीज में, आइसक्रीम्स में काम आता है, ठीक है. सो कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. देख रहे हैं कितनी सारी इकोनॉमिक, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है. यहाँ पर तो अभी क्लोरेला की भी बात करूँगी. यहाँ पर देखिए क्लोरेला क्या है? क्लोरेला यूनिसेल्युलर एल्गी. यहाँ से एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि क्लोरेला क्या है? Chlorella is a unicellular algae. Chlorella is a unicellular algae. It is rich in proteins and is used as food supplement. Even by space travelers, जो हमारे पास स्पेस ट्रैवल, जो स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं ना, जो ह्यूमंस, वो भी फूड सप्लीमेंट की तरह हमारे क्लोरेला को यूज़ करते हैं. अब एल्गी की क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है. यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी. दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी. अब देखिए मैंने एक छोटे से ट्रिक अपने लिए यहाँ पर बना रखी है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ. देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रेड एल्गी में भी जो क्लोरोफिल की पिगमेंट है, आई थिंक दे आर ए एंड डी. लेट्स चेक इट हियर. ओके कूल. नाउ अब देखिए मैंने कैसे याद करवाना है आपको. देखो क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड डी. अब ग्रीन, ब्राउन और रेड इस ऑर्डर में याद रहना चाहिए. ग्रीन, ब्राउन एंड रेड इस ऑर्डर में अगर याद है तो ए पॉइंट यहाँ पर एल्गी है ना, एल्गी है ना, ए से स्टार्ट होती है. ए पॉइंट हमेशा रखेगी एल्गी अपने पास. ए पॉइंट को तो ये छोड़ने नहीं वाली, तो क्लोरोफिल ए हमेशा रहेगा. क्लोरोफिल ए. अब ग्रीन है, फर्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल ए कॉमा बी.
सेकेंड में आ जाएगा क्लोरोफिल ए ऑलवेज, बी हो गया, सी, और रेड के साथ आ जाएगा क्लोरोफिल ए कॉमा डी। क्लियर एवरीवन? यहाँ फिर से देख लेते हैं ट्रिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को याद रखने की। क्लोरोफिल ए कॉमा बी, क्लोरोफिल ए कॉमा सी, क्लोरोफिल ए कॉमा डी। क्लियर हुआ? तो ये किस में है? रेड एल्गी में। ये किस में है? ब्राउन एल्गी में। ये है हमारे पास ग्रीन एल्गी में। ये पॉइंट याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ ग्रीन एल्गी की, तो यहाँ ना जो है क्लोरोप्लास्ट के भी, मतलब यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट है, डेफिनेट सा पिगमेंट कहाँ पर लोकेलाइज है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के शेप में वैरायटी हैं, ये यहाँ पर मार्क करना है। डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, रिबन शेप्ड एंड स्पाइरल। एंड यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे साथ साथ। किन किन के हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। एंड हम लिखेंगे स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का तो आई होप आप किसी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पाइरल शेप का तो है ही स्पाइरलियम, ठीक है, स्पाइरोगायरा। ओके, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरल शेप्ड का मैंने आपको क्या बताया? स्पाइरोगायरा। एंड कप शेप्ड का मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास। क्लियर हुआ? तो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो भी वैरायटी में है। ग्रीन एल्गी के केस में पिगमेंट्स की भी मैंने बात कर ली यहाँ पर, क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ, सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। यानी कि यहाँ पर स्टोरेज बॉडीज का नाम क्या है? पायरेनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। पायरेनॉइड्स में क्या होगा? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। और कुछ एल्गी जो है फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। नाउ यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं ये सभी के सभी, ये जो मैंने यहाँ मार्क कर दिए ना स्टार मार्क से, ये सभी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, ना ग्रीन एल्गी के पास बेसिकली जो यहाँ अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ, तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनर लेयर किस चीज़ की रहती है? यहाँ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज अंदर से तो बिल्कुल प्लांट्स की जैसी है, लेकिन बाहर से क्या करना है? पैकिंग करनी है। पैकिंग करती है ना एल्गी, पैकिंग में काम आती है। तो पेक्टोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टोज, प्लांट्स के जैसी तो है ही एल्गी, प्लांट्स के जैसी है ना। क्लोरोफिल ए है, बी है, कुछ कुछ प्लांट्स की तरह है, मतलब हाइयर प्लांट्स की तरह। और यहाँ पर अंदर वाली जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड बाहर वाली लेयर बनी है पेक्टोज से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी? फ्रेगमेंटेशन से, या फिर यहाँ स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे? फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। अब ज़ूस्पोर्स कैसे बनेंगे? इन द ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ वेरिएशन होती है टाइप में, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में, एंड देन ऑल्सो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ना, आइसोगैमेस, एनाइसोगैमेस, ऊगैमेस, ये वाली कंडीशंस वैलिड है। यानी कि आइसोगैमेस दोबारा बता देती हूँ, एक जैसे गैमीट्स हैं। एनाइसोगैमेस में सेल साइज डिफरेंस है, और ऊगैमी में एक के पास यहाँ पर फ्लैजेला नहीं है, एक छोटा भी है और उसके पास फ्लैजेला भी है। एग्जाम्पल्स क्या याद रखेंगे? हमारे पास यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। अब देखो यहाँ स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास तो हमें याद ही हो गया। क्लेमाइडोमोनास में क्या है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरोगायरा देखो, स्पाइरल। देखो यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, स्पाइरोगायरा, स्पाइरल है ना यहाँ पर, स्पाइरोगायरा, एंड यहाँ से हमने लिया स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चेरा, ठीक है, चेरा। अब देखो यहाँ आई थिंक
चेहरा का स्ट्रक्चर आपको नहीं है गिवन, ठीक है। चेहरा मैं बता देती हूँ, कुछ चेहरा का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। लेट्स ड्रॉ इट हियर टुगेदर, देखिए, ओके। इस तरीके से हमारा चेहरा का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। दिस इज अवर चेहरा प्लांट, ग्रीन एल्गी है सिंपली। चेहरा स्पाइरोगायरा, चेहरा वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लियर हुआ। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी है प्लस मैरीन हैबिटेट्स है। अब देखो ब्राउन एल्गी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो है ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर ज़ेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। फ्यूकोजेंथिन बेसिकली हमारा ब्राउन कलर डिसाइड करती है, ठीक है। अगैन मैंने आपको याद करा ही दिया कि क्लोरोफिल ए और सी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको याद कराया था ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी में यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म यानी कि कॉलोनियल यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल भी है क्लोरेला, है ना। सो मैंने क्या याद कराया था आपको कि यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कॉलोनियल में वॉलवॉक्स है, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या है, ग्रेट वेरिएशन है साइज और फॉर्म में। रेंज क्या है, सिंपली ब्रांच से लेकर फिलामेंटस फॉर्म्स, जो सिंपल ब्रांच्ड है, ठीक है, प्लस फिलामेंटस। एक्टोकार्पस के बारे में यहाँ बात कर रखी है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में क्या है, सिंपल ब्रांचिंग्स है प्लस फिलामेंटस फॉर्म्स है। सिंपल ब्रांचिंग से लेकर प्रोफ्यूजली ब्रांच, प्रोफ्यूजली मतलब टू मच, प्रोफ्यूजली मीन्स टू मच, प्रोफ्यूजली मीन्स टू मच ब्रांचिंग्स आर हियर, too much branched forms as represented by calves. Calves are very important. ये हमें याद रखना है कि calves are example in case of Phaeophyceae. ये हमें क्या करना है, याद करना है कि Phaeophyceae की केस में ही calves का एग्जाम्पल है, जो कि 100 मीटर्स तक की हाइट पर भी जा सकते हैं। क्लियर। फूड स्टोरेज कैसे रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। फूड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म, मतलब यहाँ पर ये फॉर्म दे रखी है। एंड लैमिनेरिन से हम क्या याद करेंगे, लैमिनेरिन से हम याद करेंगे लैमिनेरिया, लैमिनेरिन से हम क्या याद करेंगे, एग्जाम्पल लैमिनेरिया। यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स के पास क्या होती है, सेल्यूलोजिक वॉल्स। अब देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो वेजिटेटिव सेल के पास क्या रहेगी, सेल्यूलोजिक वॉल्स रहेंगी, प्लस यहाँ पर इनके पास जो आउटर कवरिंग रहेगी, ठीक है। सेल्यूलोजिक वॉल और आउटर कवरिंग कैसी रहेगी, जेलेटिनस कोटिंग एल्जिन की बनी हुई, एल्जिन, आउटर, आउटर कवरिंग, आउटर ओनली आउटर, ठीक है। आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई है, एल्जिन की बनी हुई होगी। क्लियर। नाउ द प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, अब देखो प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में। बेसिकली हर एक प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टर्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं, प्लस न्यूक्लियस तो होता ही है। लेकिन मेंशन किसके केस में किया है, ब्राउन एल्गी के केस में, यानी कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। प्लांट बॉडी जो है यूजुअली सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय द होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय होल्ड फास्ट। स्टॉक टाइप के हैं या स्टाइप, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स बन रहे हैं यहाँ पर फ्रॉन्ड। क्लियर। यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, ठीक है। पियर शेप्ड के होता है, यानी कि पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड। अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसोगैमिस, एनाइसोगैमिस एंड oogamous कंडीशन रहेगी। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर, और विद इन द oogoनियम
यानी कि oogamous स्पीशीज, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia, oogonia है यहाँ पर, इसी के अंदर बहुत सारे मतलब गैमीट्स आ सकते हैं यहाँ पर, जो कि पियर शेप्ड है, ठीक है। पायरिफॉर्म पियर शेप्ड है एंड दे बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम फ्यूकस। सार्गेसम फ्यूकस, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस बताया था मैंने आपको यहाँ पर। एक्टोकार्पस का याद रखना है हमको, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स। रेड एल्गी में याद रखेंगे मोटाइल स्टेजेस नहीं होती, ठीक है। रेड पिगमेंट रहेगी, आर फाइकोइराइथ्रिन, ठीक है। मेजॉरिटी रेड एल्गी के पास क्या है? ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है। बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, देखो वेल लाइटेड रीजन्स में भी रहेंगे एंड ऑल्सो क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ग्रेट डेप्थ में भी मिल सकते हैं, वेल लाइटेड रीजन्स में भी मिल सकते हैं, जहाँ लाइट लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेट करेगी ना डेप्थ में, वहाँ पर भी जाकर ये रह सकते हैं। और रेड थैलाई, जो रेड थैलाई है बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या रहेगी? मल्टी सेल्यूलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड स्टोर करा जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स के अंदर जो है फूड स्टोर करा जाता है, इनफैक्ट फंजाई ऑल्सो। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली कैसे करेगी? नॉन मोटाइल स्पोर्स से। मैंने बताया मोटाइल स्पोर्स नहीं है, मोटाइल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं है, नॉन मोटाइल ही गैमीट्स रहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oogamous and accompanied by complex post fertilization developments. कॉमन मेंबर्स क्या है? पॉलीसेफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जलाइडियम, ठीक है। ये टेबल भी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बेसिकली बस ये याद रखना है आपको इस टेबल का, बाकी हमने पूरी डिस्कस कर ली। क्लियर? एंड अब तक हमने जो है एल्गे कंप्लीट कर लिया है एंड हमने क्या किया? बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। तो अब हमें जो है कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप हमने कर लिया, अब हमें आगे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? देखिए ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। तो यहाँ ये रहते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। बेसिकली मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स आर द टाइप्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आर्किगोनियोफोर, ये है फीमेल का, ठीक है, फीमेल का, और ये है मेल का। गैमा कप वगैरह जो भी हम यहाँ पर, ये हैं गैमीट्स यहाँ पर बनते हैं। गैमा कप्स तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, अभी देखेंगे हम उनको भी। ब्रायोफाइट्स को हम बेसिकली कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एंड एम्फीबियंस हम क्यों कहते हैं प्लांट किंगडम के? बिकॉज ये जो हैं सॉइल में तो रह सकते हैं लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये कहाँ रहते हैं? डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में, जहाँ पर इनको वाटर अवेलेबिलिटी आराम से रहेगी, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड और सॉइल। प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड। ऑफकोर्स यहाँ पर क्या हुआ? इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर। तो प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी। इट इज थैलिस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट है या फिर इरेक्ट है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब ये देखिए सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, बाय यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स भी हो सकते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे यहाँ पर दैट दे लैक ट्रू रूट स्टेम, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। इनके ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स आर नॉट हियर। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड
और ये गैमेट की प्रोडक्शन करती है, हैंस इट इज़ नोन एज गैमेटोफाइट। गैमेट की प्रोडक्शन करती है तो गैमेटोफाइट कह दिया, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में, दे आर मल्टी सेल्यूलर। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। मेल सेक्स ऑर्गन जो है हमारे पास, इट इज़ नोन एज एंथेरिडियम। ये तो आपको टोटली याद करना है, कांट हेल्प यू हियर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, और ये एंथेरिडियम है ना, ऑर्गन है, तो फिर ये क्या बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। और यहीं पर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्कीगोनियम। और ये क्या है, इट इज़ फ्लास्क शेप्ड। क्या है ये, फ्लास्क शेप्ड, और सिर्फ एक ही एग की प्रोडक्शन करता है। एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। अब यहाँ रोल आया है वाटर का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर का क्या रोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आखिर वाटर। सो यहाँ क्या होता है, एंथेरोजॉइड्स को वाटर में रिलीज करा जाता है, और जब वो वाटर के साथ वो मूव करते हैं ना, तो फिर वो आर्कीगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जो एंथेरोजॉइड है, इट फ्यूजेस विद द एग। एग देखो, आर्कीगोनियम नहीं है यहाँ पर, एग है। आर्कीगोनियम से आर्कीगोनिया या फिर आर्कीगोनोइड जो भी है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, एग बना है, ये याद रखना, ठीक है। नाउ दिस एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगैन, कि जाइगोट जो है इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, और जाइगोट क्या हो गया, यहाँ से आया हमारे पास एंथेरिडियम, वहाँ से गया हमारे पास एग, दोनों एन हो गए यानी कि 2n, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। रिडक्शनल डिवीजन तो होगा, लेकिन जाइगोट के बनते ही इमीडिएटली नहीं होगा, ठीक है। जाइगोट क्या करेगा, एक मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी यहाँ पर बना देगा, ठीक है। एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट, क्लियर। एंड स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। In case of bryophyte, sporophyte is not free living but is attached to the photosynthetic gametophyte, यानी कि ब्रायोफाइट्स के केस में गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक है गैमेटोफाइट, यानी कि वो अपना नरिशमेंट भी गैमेटोफाइट से ही ले रहा होगा। कुछ सेल्स जो है, अब यहाँ स्पोरोफाइट जो हमारा स्ट्रक्चर बना है वो किस काम का है, कुछ सेल्स जो होंगे ना स्पोरोफाइट के, दे विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्या था, स्पोरोफाइट 2n था। अब कुछ सेल्स यहाँ के रिडक्शनल डिवीजन करेंगे यानी कि मियोसिस करेंगे टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। एंड अगेन मियोसिस में जिस किसी को डाउट है, they can go for the meiosis lectures, ठीक है। so the spores germinate to produce gametophyte। अब ये जो spores हैं ये germinate करेंगे, gametophyte बना देंगे वापस से। gametophyte जो हमारी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन में थी ना, वापस उसी में बन जाएंगे। क्या प्रोसेस हुआ, देखो क्या प्रोसेस हुआ हमारे पास। मेन प्लांट बॉडी कैसी कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में हमारे पास मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ एंथेरिडियम प्लस एक्सेल की फ्यूजन हुई, क्या बन गया हमारे पास, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। एंथेरिडियम प्लस एक्सेल गिव्स जाइगोट। अब जाइगोट डायरेक्टली जो है मियोसिस नहीं करेगा, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट में बन जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये जो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है यहाँ पर, गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, और फिर यहाँ से स्पोरोफाइट से कुछ स्पोर्स आएंगे, ठीक है। और वो स्पोर्स क्या करेंगे, एज दे आर 2n, प्लॉइडी क्या है 2n है ना, तो ये क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन करेंगे यानी कि मियोसिस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे n में। एंड दिस n इज फाइनली व्हाट, दिस n इज फाइनली अगेन हैप्लॉइड,
यानी कि फिर से क्या आ गई, गैमेटोफिटिक कंडीशन आ गई, फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। सो नाउ यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है, यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ, ये फिर यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया, क्लियर। इतना सभी को क्लियर हो गया। नाउ ब्रायोफाइट्स के कुछ खास यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, बस ये कुछ हर्बेशियस एनिमल्स को फूड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं कि हर्बेशियस एनिमल्स के फूड की तरह काम कर सकें ये, ठीक है। और ये हमारे जो है बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, स्पीशीज ऑफ स्फेगनम, अ मॉस, स्फेगनम क्या है, एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट लिविंग ऑर्गेन मटेरियल के लिए, ठीक है। प्लस एक बात इंपॉर्टेंट है, मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स, मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स क्या हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड hence are of great ecological importance, ठीक है। they decompose rock making the substrate suitable for growth of higher plants, रॉक है ना, रॉक को डिकम्पोज कर देंगे, उसमें क्या हो पाएगा, फिर हायर प्लांट्स जो है वो बन पाएंगे, हायर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, क्लियर। अब हम जल्दी से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस का। लिवरवॉर्ट्स क्या है, यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, marshy ground, damp soil, bark of trees, deep in the woods, these are the habitats. Now प्लांट बॉडी क्या है, यहाँ पर भी थैलॉइड है, एग्जाम्पल इज योर मार्केंशिया, thallus is dorsiventral and is closely appressed to the substrate। यहाँ पर जो लीफी मेंबर्स हैं, they have tiny leaf like appendages in 2 rows on the stem, like structures हैं, leaf like appendages हैं, इस बात का ध्यान रखना। asexual reproduction कैसे होगी, by fragmentation of the thalli और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था ना, गैमा कप के अंदर ये जो जैमा होते हैं ना, ये ग्रीन फोकस ईयर मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स क्या है हमारे पास, जैमा कप, ठीक है, उसके ऊपर ग्रो करेंगे। अब यहाँ जैमा जो है ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और फिर नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। वो या ये ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग प्लांट पे बने, डिफरेंट थैलाई पे बने, या फिर सेम थैलाई पे भी बन सकते हैं, ठीक है। सो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब स्पोरोफाइट बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर फुट, सीटा एंड कैप्सूल देख लीजिए, ये है, देखो ये क्या है, हमारी गैमेटोफाइटिक स्टेज, ठीक है। ये है हमारी मेन प्लांट बॉडी, देखो ये है रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक और ये लीफ लाइक, राइजॉइड्स वगैरह, ये है हमारे पास जो भी है, मतलब हमारे पास पूरा अच्छे से बता दिया मैंने आपको। लेकिन अब जो है हमारा स्पोरोफाइट क्या रहेगा, यहीं पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहीं से आके ग्रो करेगा, एंड ये ऊपर क्या बना रहा है, कैप्सूल की तरह बना रहा है ना, कैप्सूल। दिस ऑल इज स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। सीटा, फुट, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल, क्लियर। नाउ मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल में ही, कैप्सूल स्ट्रक्चर दिखाया था ना इस तरीके से जो था, ठीक है, कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर, इसी में जाकर स्पोर्स बनेंगे आफ्टर मियोसिस, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। वापस से जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है ना, उन्हीं की प्रोडक्शन हो जाएगी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज द मॉसेस। The predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte. Gametophyte क्या है, predominant stage है of course liverworts में, mosses में, ठीक है। It consists of 2 stages. पहली जो स्टेज है दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली क्या बना देती है, स्पोर बना देती है,
क्या है ये, इसके करेक्टरिस्टिक यहाँ दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क देम। क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज इट इज, ठीक है। क्रीपिंग है, ग्रीन कलर की है, ब्रांच है एंड फिलामेंटस स्टेज है। सेकेंड स्टेज क्या है, पहली स्टेज हो गई प्रोटोनिमा स्टेज, सेकेंड इज योर लीफी स्टेज, ठीक है। लीफी स्टेज क्या है, लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, it develop from the secondary protonema, very important, mark it, develops from the secondary protonema as lateral bud. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves, spirally arranged leaves, ठीक है, spirally arranged leaves है यहाँ पर। They are attached to the soil through multicellular एंड ब्रांच राइजॉइड्स, देखा था ना, यूनी या फिर मल्टी हो सकते हैं, यहाँ क्या है मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स हैं, एंड यहाँ क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन प्लस क्या हो गया बडिंग। बडिंग देखो यीस्ट में, यीस्ट के एग्जांपल से बता देती हूँ, बडिंग यीस्ट में कैसे होती है, लेट्स सपोज दिस टू बी योर यीस्ट, ठीक है। तो अब देखो यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट में इस तरीके से अब बड की फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़े दिन में ग्रो करके यहाँ से डिटैच हो जाएगी, डिटैच होने के बाद ये स्ट्रक्चर अपना अलग ग्रो करेगा, फिर पहले की तरह ये स्ट्रक्चर तो हो ही जाएगा अकेला सा, ठीक है, और वो वाला जो हमारी बड थी वो भी पूरी ग्रो हो जाएगी। इस तरीके से होता है बडिंग का प्रोसेस। एंड फ्रेगमेंटेशन एंड बिडिंग ओनली इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस में बन जाएगा, अगेन वही प्रोसेस, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ, वही बताया मैंने आपको, फुट सीटा कैप्सूल, ठीक है। एंड स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Sporophytes, mosses में it is more elaborate than the liverworts. कैप्सूल में अगेन वही है, कैप्सूल में स्पोर्स होंगे, स्पोर्स कहाँ से बनेंगे, आफ्टर द मियोसिस स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल एज वेल, एंड एग्जांपल्स आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। FPS, PSF, SPF कुछ भी तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज हमने कितना टॉपिक कवर कर लिए, algae and bryophyte. In the next class we will deal the pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, ठीक है। सो अब हमने ना क्या किया, बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए ना, बेसिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हमारा बेस तो बन ही गया, फिर हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड सब कुछ हमारी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।